प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कड़ी में हम समास के बचे हुए दो भागों का जिक्र करेंगे कि आज जिस समास का जिक्र करेंगे उसका नाम है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। यह समास तथा और या अथवा आदि समुच्चय बोधक अवयवों के लोप कर्म से बनता है। यानी इसमें ये चीज़ें बीच में अव्यय के रूप में आकर के इनका लोप हो जाता है और फिर दोनों पदों को इकट्ठा करने का काम किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी भी दो तीन शर्तें हो सकती हैं जिसके हिसाब से इसका बंटवारा किया गया है। पहला है इतरेतर, इतर एवं इतर। इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों शब्दों का अर्थ या महत्व होता है। यानी दो पद होते हैं उनमें दोनों का बराबर का महत्व होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, दूध रोटी, दूध और रोटी, देश विदेश, देश और विदेश, माँ बाप, माँ और बाप, 24, 4 और 20, 36, 6 और 30। यानी इसमें अन्न का भी उतना ही महत्व है जितना जल का है, दूध का भी उतना ही महत्व है जितना रोटी का है, देश का भी उतना ही महत्व है जितना विदेश का है, माँ का भी उतना ही महत्व है जितना बाप का है, 4 का भी उतना ही महत्व है जितना 20 का है, 6 का उतना महत्व है जितना 30 का है। इसका मतलब इतरेतर दोनों पदों का विशेष रूप से समान महत्व होता है। इसको बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व। और इसका विग्रह और के साथ बीच में लेकर के और योजक समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसके साथ इसका विग्रह किया जाता है। और देखिए दो पद ये संख्यावाची हैं 24 और 36। फिर भी ये द्विगु समास मत मान लेना क्योंकि इसमें दो पद हैं 4 और 20, 6 और 30। इसलिए दोनों ही पद बराबर की वैल्यू रखते हैं, दोनों का बराबर का महत्व है। इसलिए 24 और 36 भी द्वंद्व समास ही कहलाएंगे, न कि द्विगु समास। अब अगली शर्त क्या है? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का मतलब है इसमें जो दो पद हैं उनमें से 2 से अधिक का महत्व होता है। जैसे आटा और दाल, आटा दाल आदि, नौन तेल आदि, बहू बेटी आदि, बाल बच्चे आदि, हाथ पाँव आदि। अब देखिए इसमें 2 से अधिक का महत्व है कैसे। अब मेरे घर में आटा दाल समाप्त हो गए हैं। इसका मतलब मेरे घर में जो घरेलू सामान है, घरेलू जो भी सामान है उनका सभी से आटा दाल से इसका महत्व समझ में आ जाएगा। जैसे नौन तेल, जो ही वह अलग होगा उसे नौन तेल के भाव का पता चल जाएगा। यानी नौन तेल का मतलब सिर्फ नौन और तेल नहीं, घर की सभी आवश्यक सामग्री, घर में जितने भी आवश्यक सामग्री हैं वो सभी इसके अंदर शामिल होंगे। इसलिए इसमें दोनों पदों के बजाय इससे अधिक सारे इससे संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे यदि इस डायग्राम के हिसाब से समझा जाए तो इसमें नौन, तेल, मिर्च, कपड़ा, इलेक्ट्रिक सामान, फ्रिज, यानी घर में जितना भी सामान है वो सब के सब इसके साथ आएंगे।
और उसके अंदर नॉन तेल भी शामिल होंगे। इसका मतलब इस दोनों पदों की बजाय इसमें सभी का महत्व बराबर का है, इसलिए आटा दाल आदि, नॉन तेल आदि। और जैसे बहू बेटी, हमारे देश में बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहू बेटी ही सुरक्षित हैं, बल्कि प्रत्येक परिवार में सभी सदस्य सुरक्षित माने जाएंगे। बाल बच्चे, आप मेरे बाल बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन बाल बच्चों का ही नहीं बल्कि सब घर में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का ध्यान रखना, इसका मतलब यही होता है। इसलिए इसका विग्रह आदि शब्द से किया जाता है। जैसे कोई कह दे कि हाथ पांव बचाकर काम करना, इसका मतलब ये है ना कि हाथ और पांव ही बचाने हैं। कोई कठिन कार्य यदि है और उसके लिए कहा जाता है कि बेटे हाथ पांव बचाकर कार्य करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने शरीर को, पूरे शरीर को बचा करके अब वो कार्य करना, क्योंकि वो कार्य खतरनाक है। इसलिए इसका मतलब हाथ पांव न होकर के शरीर के सभी भागों से संबंधित है। इनका विग्रह जो है वो आदि शब्द से होगा, और आदि का मतलब ये है कि आटा दाल के साथ साथ और भी खाद्य सामग्रियाँ, नॉन तेल के साथ घर में रहने वाली सभी खाद्य सामग्रियाँ, बहू बेटी के साथ घर में रहने वाले सभी सदस्य, बाल बच्चों के साथ का मतलब भी यही है कि बाल बच्चों के साथ घर में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी सभी इसके अंदर शामिल हैं, और इसलिए इसे आदि से विग्रह होगा। और हाथ पांव बचाने का मतलब है कि हाथ पांव ही नहीं, पूरे शरीर को बचाकर कार्य करना, इसलिए इसका विग्रह और से होगा और इसका मतलब आदि। इसीलिए तो इसे समाहार द्वंद कहते हैं, यानी एक पूरे समूह का बोध कराता है। उस घर में जिस समूह में जितने भी चीज़ या सामग्री शामिल है वो सभी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। जैसे चाय वाय का नाश्ता। चाय वाय का मतलब ये नहीं है कि चाय और वाय वैसे निरर्थक शब्द है, लेकिन फिर भी यहाँ इसका कोई अर्थ है। इसका मतलब चाय वाय आदि का मतलब कि चाय के साथ बिस्कुट या भुजिया आदि भी उसके अंदर शामिल हैं, जबकि उनका जिक्र इसमें नहीं है। लेकिन चाय वाय का मतलब यही होता है कि चाय वाय यानी चाय के साथ या तो बिस्कुट या भुजिया भी उसके अंदर शामिल होते हैं, इसलिए इनका विग्रह आदि शब्द के साथ ही होगा। अब एक तीसरी शर्त है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या है? इसमें दो शब्दों में से एक अर्थ एक समय संभव होता है, यानी दोनों विपरीतार्थक शब्द होते हैं लेकिन एक समय में एक ही घटित हो सकता है। जैसे लाभ हानि लाभ, और इसका विग्रह या से होगा, हानि या लाभ। उसको व्यापार में लाभ हुआ, या तो ये कह सकते हैं या फिर ये कहेंगे कि उसको व्यापार में बहुत हानि हुई। यानी एक समय में लाभ और हानि दोनों संभव नहीं है, इसलिए इनमें से एक की ही प्रधानता मिलेगी। जैसे वह उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा गुण है, या फिर ये कहिए वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दोष युक्त है यानी दोषी है। इसलिए एक ही व्यक्ति में एक ही समय में दोनों गुण एक समय विराजमान नहीं हो सकते। इनमें से या तो ये पद प्रधान हो सकता है या फिर ये पद प्रधान हो सकता है, यानी एक का विशेष अर्थ एक समय में संभव है। सुख दुख, उसकी जिंदगी में सुख और दुख एक ही दिन में एक ही समय में संभव नहीं है, या तो उस समय सुख में होगा या फिर उस समय दुख में होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति सुख और दुख दोनों को साथ साथ झेल रहा हो, इसलिए इसमें भी एक ही पद एक समय में संभव है। पाप पुण्य, या तो कोई व्यक्ति एक समय में पाप कमा सकता है या फिर एक समय में पुण्य कमा सकता है। ये कभी नहीं, कदापि नहीं हो सकता पाप भी कर रहा हो और पुण्य भी कर रहा हो। इनमें से एक ही समय में एक व्यक्ति द्वारा एक ही पद की प्रधानता एक ही पद कर सकता है कर्म के रूप में, इसलिए इसको वैकल्पिक द्वंद्व यानी इसमें एक पद की एक ही समय में प्रधानता संभव है। तो देखिए फिर दोबारा से, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें बीच में तो समुच्चय बोधक चिन्ह होते हैं, तथा और या अथवा आदि। इसमें तीन शर्तें होती हैं, इतरेतर इतर एवं इतर, यानी दोनों पद बराबर के महत्व रखते हैं। इनमें दोनों में बराबर का महत्व है और इसका विग्रह और से किया जाता है। एक होता है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब समूह, यानी भले ही आटा दाल दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर उस समूह के खाद्य सामग्री का सारा समूह उसके अंदर शामिल होता है, और इसलिए इसका विग्रह आदि से किया जाता है। जैसे हाथ पांव का मतलब या हाथ पांव ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के समुच्चय के रूप में वो वहाँ कार्य करेगा, और इसलिए इसका विग्रह आदि शब्द से होगा। और वैकल्पिक में एक ही समय में एक व्यक्ति के साथ सिर्फ एक ही पद की प्रधानता हो सकती है, या तो उस समय वो लाभ कमा सकता है या फिर हानि कमा सकता है, या वे व्यक्ति एक ही समय में एक
व्यक्ति या तो गुणी हो सकता है या दोषी हो सकता है, या एक व्यक्ति एक ही समय में या तो सुख भोग रहा होगा या फिर दुख ही भोग रहा होगा, या एक समय में ही पाप करता होगा या फिर एक समय में पुण्य कर सकता है। इसलिए इन दोनों में से एक ही एक समय में संभव है, इसलिए इसका विग्रह या से होगा और इसका विग्रह आदि से होगा, इसका विग्रह और से होगा। और अगला समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के कोई अन्य अर्थ देते हैं। अन्य अर्थ या तो विशिष्ट होता है या फिर वो रूढ़ होता है। जैसे इसमें दो शर्तें हो सकती, दो हिसाब से ही हो सकता है। पद ए पद बी दोनों ही प्रधान नहीं, लेकिन कोई एक विशिष्ट अर्थ से निकलता है। एक शर्त है पद ए पद बी दोनों में से प्रधानता नहीं है, लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े गुणों के रूप में अगले पद में विराजमान यानी आंशिक रूप में उसमें प्राप्त हो सकते हैं। देखते हैं हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे अनुकूल, अनुकूल कुल की ओर, और इसका अर्थ कुल का मतलब किनारा। एक कुल होता है वंश, यानी इसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसमें बड़े के होते हैं। कुल का मतलब होता है किनारा। जैसे ये नदी है, इस नदी में जो किनारे की तरफ जाता है उसे अनुकूल बोलते हैं, जो किनारे के दूसरी तरफ जाता है उसको प्रतिकूल बोलते हैं। अब इस किनारे के रूप में कोई इसका अर्थ नहीं रहा, अब इसका अर्थ एक सहयोगी या समर्थक के रूप में है, इसलिए अनुकूल इसमें भले ही पहला पद उपसर्ग भी है और फिर भी ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर न तो अनु का कोई अर्थ है और न ही कुल का कोई अर्थ है, बल्कि एक नया अर्थ सामने निकल कर आता है। कहता है कि उसने मेरे अनुकूल कार्य किया, इसका मतलब उसने मेरे अनुसार जो जैसा मैं चाहता था उसके अनुसार कार्य किया, यानी वो मेरे अनुकूल है, मेरा समर्थक है या मेरा सहयोगी है। इसलिए न तो अनु का अर्थ है और न ही कुल का अर्थ है, बल्कि एक नया अविशिष्ट अर्थ निकल करके सामने आया है, जिसका दोनों पदों से कोई लेन देन नहीं है। अब देखिए कलमुहा, काला है मुंह जिसका। अब काले से और मुंह से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, न तो उस व्यक्ति का मुंह काला है, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ है। इसका मतलब ये है कि वो एक लांछित व्यक्ति है, उसमें कहीं न कहीं दोष है, इसलिए उसको कलमुहा बोला गया है। अब देखिए दोगला। अब दोगले में दो गले हैं जिसके, भले ही उसके दो गले हैं नहीं, ये नहीं कि उसके दो गले हैं, बल्कि वो क्या करता है, वो अपनी बात पर अटल नहीं रहता, कुछ समय बाद कुछ कहता है, कुछ समय बाद कुछ कहता है, इसलिए उस व्यक्ति को दोगला बना जाता है। इसलिए दो और गले का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, बल्कि एक तीसरा अर्थ निकल कर सामने आता है, उस जिसका मतलब उस व्यक्ति को बोलेंगे हम जो अपनी बात पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अब देखिए नकटा। अब नकटे का मतलब है नाक कटा हुआ, लेकिन नाक कटा हुआ जो व्यक्ति है जिसको नकटा बोला जाता है, तो उसकी नाक कटी हुई नहीं होती, बल्कि उसने ऐसे कार्य किए हैं जिससे उसको कहना पड़ जाता है कि वह बेशर्म व्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर नाक और कटे हुए का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि एक नया विशिष्ट अर्थ है, तो वह व्यक्ति बेशर्म है, इसलिए वह बहुव्रीहि समास है। अब देखिए सफल। अब स और फल, फल का मतलब है खाने योग्य जो पदार्थ है, और स साथ यानी फल के साथ। इसमें इस फल का और इस स का उपसर्ग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक सफल वो है जो कामयाब है, उत्तीर्ण है। इसलिए स और फल का यहाँ पर कोई महत्व नहीं, लेकिन एक तीसरा नया अर्थ निकल कर बाहर आया जिसका अर्थ है कामयाब। ये सभी वे विशिष्ट अर्थ हैं जो दोनों पदों से मिल करके हमारे सामने आ रहे हैं। अब देखिए सिर फिरा। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का सिर और फिरा, सिर है फिरा हुआ जिसका, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिर फिर के ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति सनकी है, इसलिए उसको सिर फिरा बोला जाता है। इसलिए न तो यहाँ पर सिर का कोई अर्थ है, न ही फिरे का कोई अर्थ है, और दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरा नया अर्थ की उत्पत्ति की, जो विशिष्ट है, जिसके अर्थ में हम इसको प्रयोग करते हैं, वो है सनकी व्यक्ति। अब देखिए सिर दर्द। ये दोनों तरह से हो सकता है, ये तत्पुरुष समास भी हो सकता है। यदि इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें तो दोनों ही अर्थ हमारे सामने आ जाएंगे। यदि मैं कहूँ
कि आज मुझे सुबह से सिर दर्द है, तो इसका मतलब सिर में दर्द है। यदि मैं कहूँ कि वह व्यक्ति मेरे लिए सिर दर्द बना हुआ है, तो वहाँ पर सिर दर्द का मतलब परेशानी और झंझट हो जाएगा। उसमें उस अर्थ में सिर और दर्द का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि एक तीसरा अर्थ आएगा कि वह व्यक्ति मेरे लिए झंझट या परेशानी का कारण बना हुआ है। इसलिए आपको समझ में आया होगा कि ए और बी दोनों पदों को छोड़ करके एक सी नया अर्थ, जिसका इन दोनों पदों से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार इसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा महत्व अगले में भी होता है। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, श्याम का मतलब थोड़ा सा श्याम वर्ण वाला, और श्री कृष्ण में ये श्याम वर्ण शामिल है। लेकिन एक व्यक्ति में रूढ़ होने के कारण किसी भी श्याम वर्ण के व्यक्ति को हम घनश्याम नहीं बोल सकते। इसलिए किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होने की वजह से यह शब्द क्या हो गया है, बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन इसमें ए बी का थोड़ा सा गुण इसमें शामिल है, यानी श्याम जो वर्ण है वो श्री कृष्ण में भी शामिल है, इसलिए इसको ए बी से इसको इंगित किया गया। अब देखिए पीताम्बर, पीत हैं अंबर जिसके, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पीले वस्त्र पहनने के बाद वो पीताम्बर कहलाएगा, बल्कि श्री कृष्ण के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण भी अपने पीताम्बर को धारण करते थे, इसका ये थोड़ा गुण उसके अंदर भी शामिल है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होने की वजह से यह बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखिए लंबोदर, लंबा उदर है जिनका। अब लंबा उदर किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के लिए यानी गणेश के लिए रूढ़ होने की वजह से ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब किसी बड़े पेट वाले को या बड़े उदर वाले को हम लंबोदर नहीं बोल सकते, लेकिन श्री गणेश का पेट भी लंबा था, यानी इसके कुछ गुण इसमें शामिल थे। लेकिन एक व्यक्ति विशेष पर रूढ़ होने की वजह से ये क्या हो गया है, ये बहुव्रीहि समास हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये नहीं कि नीला कंठ किसी का भी हो उसी को हम नीलकंठ बोल देंगे, क्योंकि शिव ने जब बताया जाता है कि जब विष को धारण किया था तो उसका कंठ नीला हो गया था, और इस कारण से ये शिव के रूप में प्रयुक्त होता है और ये बहुव्रीहि समास है। हलधर, हलधर मतलब हल को धारण करने वाला। ये नहीं है कि हल को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को ही हलधर बोला जाएगा, बैल भी हल को धारण करता है, लेकिन हम उसको हलधर नहीं बोल सकते। ये एक व्यक्ति विशेष के कारण बलराम के अर्थ में रूढ़ हो गया है। जैसे बैल भी हम हल को धारण करता है, ऊँट भी करता है, लेकिन हम उसको हलधर नहीं बोल सकते। ये बलराम के रूप में रूढ़ होने के कारण इसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। नीरज, नीरज का मतलब है नीर में जन्म देने वाला। अब देखिए नीर में जन्म तो बहुत सी चीज़ें लेती हैं, सिंगाड़ा भी लेता है, कमल भी लेता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो नीर में पानी में पैदा होती हैं, लेकिन हम सभी को नीरज नहीं बोलते। एक ही शब्द के लिए रूढ़ होने के कारण यह बहुव्रीहि समास हो गया है। यानी ये किसके लिए रूढ़ हो गया है, सिर्फ हम कमल को ही नीरज मानते हैं, नीर में पैदा हुआ मानते हैं, लेकिन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जन्म में पैदा होती हैं, मछलियाँ, बहुत से जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन किसी को हम नीरज नहीं बोलते, बल्कि एक कमल के लिए रूढ़ होने के कारण ये शब्द बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखिए जो विशेष दोनों पदों के अलावा एक विशेष अर्थ रखने वाला शब्द, एक है लगभग जो देवी देवताओं के नाम हैं उनको इस ग्रुप में रखा जाता है, और लगभग वो बहुव्रीहि समास होते हैं। पहले शायद हमें इन्हीं को पढ़ा होगा, ऐसे शब्दों को कम ही पढ़ा होगा, लेकिन आजकल के जो एग्ज़ाम हैं, जो प्रतिस्पर्धा के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें लगभग इस तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तो लगभग सभी को पता भी होता है। लेकिन इन दोनों ही शर्तों को ध्यान में रखकर यदि आप इस बहुव्रीहि समास को समझेंगे तो आपको ये सारी अवधारणाएँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आगे हम कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पहले पद संख्यावाची हैं, लेकिन फिर भी वो द्विगु समास न होकर के बहुव्रीहि समास हैं। वो 5-10 शब्द मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, बताता हूँ, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिक्र करेंगे जिनका पहला पद संख्यावाची है, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ रखने के कारण वो द्विगु समास न होकर के बहुव्रीहि समास हैं। जैसे अष्ट छाप, अष्ट लोगों की छाप, यानी भक्ति काल में
जो विठलदास ने जिसकी स्थापना की थी, अष्टसापी, सूरदास आदि जो कवि थे, उन 8 कवियों के लिए विशेष रूप से रूढ़ होने के कारण ये पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी ये बहुब्रीहि समास है। 4 पाए, 4 हैं, 4 हों पाए जिसके, यानी खाट, और 4 पाए तो कुर्सी के भी होते हैं, 4 पाए मेज के भी होते हैं, 4 पाए बेड के भी होते हैं, लेकिन इन सभी को 4 पाए नहीं बोला जाता, बल्कि 4 पाए विशेष के कारण एक ही चीज़ के लिए फिक्स हो गई, रूढ़ हो गई, उसको बोलते हैं हम खाट। इसलिए एक खाट के लिए फिक्स रूढ़ होने की वजह से 4 पाई क्या है, बहुब्रीहि समास। अब देखिए चौमासा। अब चौमासा आप जानते हैं 4 मासों का समूह। ये नहीं कि साल के 12 महीनों में कोई 4 मास नहीं, उसमें विशेष 4 मास हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। इन 4 महीनों को ही चौमासा बोला जाता है। ये नहीं कि इससे अलग जो 8 महीने और हैं उनको 4 मिला करके हम उसको चौमासा बोल सकते हैं। इस कारण इन 4 महीनों के लिए ये रूढ़ होने की वजह से पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब देखिए तिरंगा, 3 रंगों वाला कपड़ा, कोई भी 3 रंग का कपड़ा वो तिरंगा नहीं हो सकता। ये 3 रंग का कपड़ा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए रूढ़ हो गया है, और इसलिए रूढ़ होने की वजह से ये क्या है, ये हमारे लिए बहुब्रीहि समास है। देखिए त्रिफला, 3 फलों का समूह। अब कोई भी 3 फल नहीं, यदि हम किसी टोकरी के अंदर आम, सेब, केला ये सब रख देते हैं तो इसको हम त्रिफला नहीं कह सकते, बल्कि 3 फल हैं। लेकिन ये क्या है, हरडे, बहेड़े और आंवला। यदि आप किसी दुकानदार से, पंसारी से जाकर ये कहेंगे कि त्रिफला दे दो, तो बिना बताए ही आपको इन 3 फलों को ही देगा, न कि आम, सेब और केला। इसलिए क्या इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिफला जो शब्द है वो इन तीनों के लिए ही रूढ़ हो गया है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, ये आपको पता ही है कि रावण के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए बहुब्रीहि समास है। ये पंजाब 5 आबों, 5 आबों का मतलब 5 नदियों वाला अक्षेत्र, और वो एक राज्य विशेष के कारण रूढ़ हो गया है, और इसलिए क्या है, बहुब्रीहि समास है। पंचामृत, 5 अमृतों का योग, और आप ये भी जानते हैं कि 5 अमृत कौन से होते हैं, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद। इससे अलग इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जोड़ी जा सकती। यदि जहाँ पंचामृत का जिक्र होगा तो इन्हीं 5 का ही जिक्र होगा। ये 5 के लिए ही रूढ़ होने के कारण पंचामृत भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। देखिए नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अब तो आकाश में बहुत से ग्रह हैं, लेकिन मंगल बुध जो 9 ग्रह निश्चित हैं, आजकल तो एक ग्रह को हटा भी दिया गया है, 8 ही ग्रह हैं, लेकिन फिर भी 9 ग्रहों का जो विशेष रूप से नाम है उन्हीं के लिए रूढ़ होने के कारण नवग्रह को भी हम बहुब्रीहि समास में ही रखते हैं। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जो पहला पद संख्यावाची है, लेकिन फिर भी वो बहुब्रीहि समास हैं। किसी विशेष एक अर्थ को रखने के कारण उन्हें बहुब्रीहि समास की कैटेगरी में रखना या उसकी श्रेणी में रखना ही उचित है। अब देखिए पहले पद सबके संख्यावाची हैं, सब के सब संख्यावाची हैं, और फिर भी ये सब के सब क्या हैं, ये बहुब्रीहि समास हैं। इसलिए बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से यदि आप इसका अध्ययन करोगे कि कैसे क्यों है ये, तो आप सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये सभी चीज़ें कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ वस्तुओं के लिए या कुछ ऐसे महीनों के लिए रूढ़ हो गई हैं जिनको इनके अलावा उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए सभी के सभी आप इसको बहुब्रीहि समास में ही मानेंगे। और ये आपका समास का जो टॉपिक था ये आपका पूरा हुआ, और धन्यवाद।